दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस एएस बोपन्ना जी की बेंच में बिहार में हो रही प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मामले को सुना गया और ऑनरेबल जस्टिस ने इस मामले को ट्रांसफर कर दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष और साथ ही साथ इस मामले को एप्रोप्रिएट बेंच में अकॉर्डिंगली ट्रांसफर करने के लिए उनके द्वारा कहा गया है इस कोर्ट ऑर्डर में। यानी कि अब ये मामला इनके द्वारा ना सुन करके जो पहले 11 अगस्त को फैसला दिए थे उनकी बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा। इसको लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि एक खबर ये चल रही है कि अगली सुनवाई में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उपस्थित रहेंगे इस मामले को सुनने के लिए। साथ ही साथ ये बातें कही जा रही है कि बीएड की पात्रता को लेकर के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण किया जाएगा और कम से कम 5 जज की बेंच इस मामले को सुनने जा रही है। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये विवाद उठा क्यों कि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जा रहा है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हिंदी में संवैधानिक पीठ कहते हैं और भारतीय संविधान के आर्टिकल 145(3) में इसका उल्लेख किया गया है कि संवैधानिक पीठ का गठन किया जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि संवैधानिक पीठ होता क्या है। देखिए, कम से कम किसी मामले को अगर 5 जज के द्वारा सुना जा रहा है, जैसे कि बिहार की शिक्षक भर्ती वाले मामले में आप देखेंगे 2 जज के द्वारा मामले को सुना गया 13 तारीख को, और बिहार की प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मामले में जब 28 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उसमें 3 जज थे। इसके अलावा 11 अगस्त का जजमेंट देने वाले मामले में आप देखेंगे तो ऑनरेबल 2 जस्टिस थे इस मामले को सुनने के लिए और फैसला भी ऑनरेबल 2 जस्टिस के द्वारा ही दिया गया था। यानी कि जनरली आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले को सुनने के लिए 2 जज या फिर 3 जज की बेंच बनाई जाती है और कभी कभी क्या होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में कम से कम 5 जज की बेंच बनाई जाती है, उसे ही संवैधानिक पीठ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। ये रेगुलर प्रोसेस पर 5 जज किसी मामले को नहीं सुनते हैं, बल्कि किसी मामले की गंभीरता को देखते हुए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद डिसाइड करते हैं कि इस मामले को कितने जज की बेंच के द्वारा सुना जाएगा। अब यहाँ पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भी अपने मन मुताबिक कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही बंधे हुए हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिक्र जरूर होगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 145(3) में संवैधानिक पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जिक्र किया गया है। अब संवैधानिक पीठ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कम से कम किसी मामले को अगर 5 जज की बेंच के द्वारा सुना जा रहा है तो वो संवैधानिक पीठ बोला जाएगा। अब संवैधानिक पीठ में मामला जाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। अब ये शर्तें कौन कौन सी हैं? पहला शर्त ये होता है कि मान लीजिए 2 जज के द्वारा कोई फैसला दिया गया और उसी प्रकार के सेम मैटर में दूसरे 2 जज की बेंच ने अलग फैसला दे दिया, मतलब फैसले में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तब ये मामला शिफ्ट कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, यानी कि कम से कम 5 जज के बेंच के द्वारा ये मामला सुना जाएगा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि मान लीजिए कि 2 कॉन्ट्राडिक्शन वाले डिसीजन है। मान लीजिए 2 जज के द्वारा फैसला दिया गया, एक अलग फैसला दिया गया और दूसरे 2 जज के बेंच के द्वारा अलग फैसला दिया गया, और उस मामले में एक 3 जज की बेंच ने अलग फैसला दे दिया, यानी कि जो पहले कॉन्ट्राडिक्शन था 2 जज की बेंच में वो डिसाइड हो गया 3 जज की बेंच के द्वारा। तो ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी 5 जज की बेंच में नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए 3 जज की बेंच ने एक डिसीजन दिया और उसी प्रकार के सेम मैटर में 3 जज के एक अन्य बेंच ने दूसरा डिसीजन दिया जो कि एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन थे, तो यहां पर भी विरोधाभास है। तो इस कंडीशन में भी ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चला जाता है। अब यहां पर कुछ कंडीशन होते हैं। पहला कि संविधान के किसी प्रावधान को लेकर के अगर सही तरीके से व्याख्या करने का सवाल होता है तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाता है। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगते हैं तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 143 आर्टिकल मेंशन किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले को लेकर के सलाह मांग सकते हैं और इस सलाह को देने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण किया जाता है जिसमें कम से कम 5 जज होते हैं। लेकिन यहाँ से जो डिसीजन दिया जाएगा या फिर जो भी सलाह दिया जाएगा वो मानने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बाध्यकारी नहीं है, यानी कि ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बाध्यकारी नहीं है सलाह मानने के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन ऑनरेबल प्रेसिडेंट वाले मामले को छोड़ करके बाकी जिस भी मामले में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपना डिसीजन देती है वो मानने के लिए पूरा देश बाध्यकारी होता है। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। उसके बाद से जैसे मान लीजिए कि मौलिक अधिकार को लेकर के या फिर किसी भी प्रकार के संविधान के किसी भी प्रावधान को लेकर के अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए भी
ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के 3 से 4 कंडीशन होती हैं। पहला, अगर सेम मैटर पर सेम बेंच के द्वारा, मतलब कि 2 जजों के बेंच के द्वारा अलग अलग डिसीजन दिया गया, उसके बाद से 3 जजों के द्वारा अलग अलग डिसीजन दिया गया, उस कंडीशन में। इसके अलावा राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगते हैं, इसके अलावा संविधान के किसी प्रावधान की अगर व्याख्या करनी हो, इतनी कंडीशन होती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण किया जाएगा। अब आते हैं बीएड वाले मामले में, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको क्या कंडीशन बताया कि अगर सेम बेंच का मतलब कि 2 जज की बेंच एक ही प्रकार के मामले में अलग अलग डिसीजन देती है। आपने देखा होगा कि 11 अगस्त का जो फैसला था वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि बीएड प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं होगा, और 29 अगस्त 2023 का फैसला जो कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में है, वो उन्होंने बीएड को काउंसलिंग में शामिल करने के लिए आदेश दे दिए थे। तो क्या ये सिमिलर मैटर माना जाए? ध्यान से समझिएगा। 11 अगस्त वाला जो जजमेंट था वो एलिजिबिलिटी को तय करने वाला मामला था कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल है या नहीं प्राइमरी में, लेकिन 29 अगस्त वाला जो मामला था वो एलिजिबिलिटी से संबंधित था ही नहीं। आप मैटर को समझिए। 11 अगस्त वाला जो मामला था बीएड की एलिजिबिलिटी तय कर रहा था, लेकिन 29 अगस्त वाला जो मामला था वो एलिजिबिलिटी तय नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ तौर पर लिखा है कि एलिजिबिलिटी जो है वो मेरिट और लॉ के बेस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ उनको काउंसलिंग के लिए आगे प्रोसीड करने के लिए आदेश दिया था बीएड अभ्यर्थियों को, वो एलिजिबिलिटी तय नहीं कर रहे थे। तो क्या ये सेम मैटर माना जा सकता है? आप खुद तय करिए कि 11 अगस्त वाला जो 2 जज के बेंच द्वारा फैसला दिया गया वो एलिजिबिलिटी के मैटर पर था, लेकिन 29 अगस्त 2023 वाला जो छत्तीसगढ़ वाले मामले में फैसला था वो एलिजिबिलिटी के बेस पर नहीं था। तो ये पहला सवाल, तो ये सेम मैटर नहीं माना जा सकता। अगर मान लीजिए कि सेम मैटर मान भी लिया जाता है तो इसको आप ऐसे समझिए। मैंने आपको एक कंडीशन बताया कि 2 जज के बेंच ने अगर कुछ फैसला दिया और उसी मामले पर दूसरे 2 बेंच ने अलग फैसला दिया, कंट्राडिक्शन, यानी 11 अगस्त वाला और 29 अगस्त वाला, यानी कि 11 अगस्त श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर और 29 अगस्त छत्तीसगढ़ वाले मामले में, दोनों में अब मान लीजिए कि कंट्राडिक्शन हो गया। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि 28 अगस्त 2023 को बिहार की शिक्षक भर्ती में 3 जज के बेंच के द्वारा फैसला दिया गया था। तो जब 2 जज के बेंच में कंट्राडिक्शन होता है फैसले में, और उसी मामले पर अगर 3 जज के बेंच ने फैसला दे दिया तो वो माना जाएगा। मतलब 3 जज के द्वारा फैसला दे दिया गया, यानी मामले को डिसाइड कर दिया गया। अब यहां पर इस मामले का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन जो 2 जज की बेंच में था वो तो 3 जज की बेंच ने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर दिया है। लेकिन फिर भी ये विवेक पर डिपेंड करेगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कि वह इस मामले को अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजना चाहते हैं अथवा नहीं। तो ये पूरा मामला जो है वो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर डिपेंड करेगा कि वह इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजेंगे अथवा नहीं। लेकिन जहां तक संभावनाएं हैं कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, कि 2 जज के बेंच में चूंकि पहले कंट्राडिक्शन था 11 अगस्त वाला और 29 अगस्त वाला, लेकिन 3 जज की बेंच ने 28 अगस्त के फैसले में ये कॉन्ट्राडिक्शन खत्म कर दिया और बीएड को अपात्र घोषित कर दिया। तो उसके बाद से ये मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। फिर भी अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विवेक पर ये बातें डिपेंड करेंगी कि वो अलाउ करते हैं अथवा नहीं। अब उसके बाद से ये सवाल आता है कि मान लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने लायक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मामला जो कॉन्ट्राडिक्शन था 2 जज की बेंच में वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका 3 जज के बेंच के द्वारा। मान लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने लायक नहीं है और इसको 4 जज की बेंच में क्या शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए ध्यान से समझिएगा। जब भी 2 जज की बेंच के बाद से 3 जज के बाद से मामले को आगे बढ़ाया जाता है कि कितने और जज हो सकते हैं, तो 3 जज के बाद से कभी भी मामला सम में नहीं जाता है। क्यों सम में नहीं जाता है? क्योंकि मान लीजिए कि 4 जज हैं और उसमें 2 जज एक तरफ और 2 जज एक तरफ अगर किसी मामले को लेकर के होते हैं तो आप देखेंगे कि मामला टाई हो जाएगा, यानी कि कोई भी डिसीजन नहीं आ सकता है। उस कंडीशन में देखा यह जाता है कि 3 जज की बेंच तक तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर जाना होगा तो 4 जज की बेंच डिसाइड नहीं होती है। उसके बाद 3 के बाद सीधे 5 जज की बेंच होती है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजों की संख्या हमेशा विषम संख्या में होती है, या तो 5 होगी, या तो 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी, 13 होगी। आज तक अपने देश में अधिकतम जजों की बेंच केशवानंदन भारती वाले मामले में देखा गया, जिसमें अधिकतम एक मामले को 13 जज के द्वारा सुना जा रहा था, और उस 13 जज के द्वारा दिए गए फैसले को जो कि संवैधानिक पीठ था उसके बाद से फैसला दिया गया और वो फैसला लागू हुआ उस वाले मामले में। यानी कि अधिकतम आज तक के मामले में आप देखेंगे 13 जज किसी मामले को सुन चुके हैं। हालांकि ये न्यूनतम संख्या फिक्स है कि 5 जज एटलीस्ट होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। अधिकतम संख्या के बारे में हमारा संविधान कुछ भी नहीं कहता है, यानी कि 13 से भी ज़्यादा संख्या हो सकती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो लिमिटेड है, तो उससे ज़्यादा तो एक्सीड नहीं हो सकती, यानी कि अधिकतम उतना ही संख्या हो सकता है जितना सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है। ठीक, अब
अब जैसा कि ये प्रश्न आ रहा था कि इस मामले को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शिफ्ट किया जाता है तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस मामले को सुनेंगे। तो देखिए, हमारे देश में एक साथ 2-3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई भी जिक्र नहीं करता है कि एक समय में केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्माण होगा, यानी कि एक से ज़्यादा का निर्माण हो सकता है। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही हैं तो वो किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बैठना ये अनिवार्य नहीं है। वो चाहे तो उस मामले को सुन सकते हैं उस बेंच में बैठ करके, लेकिन कोई शर्त नहीं है कि वो बैठेंगे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले को सुनेंगे या नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मामला जाता है तो वो बाध्यकारी नहीं है कि वो इस मामले को सुने ही। पूरे अगर वीडियो को मैं समराइज करूं तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने की संभावनाएं बहुत कम है। बहुत कम क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान मेंशन किए हैं और उसी के अंतर्गत मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा अथवा नहीं, जिसमें एक शर्त यह है कि 2 जज के बेंच के द्वारा अगर मामले में कुछ कंट्राडिक्शन होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जाएगा। लेकिन अगर वो मामला 2 जज की बेंच में कॉन्ट्राडिक्शन था लेकिन 3 जज की बेंच ने अगर उसको डिसाइड कर दिया, फिर तो मामला डिसाइड हो गया, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने की जो पात्रता वो मुद्दा खत्म हो जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए 3 जज के द्वारा एक फैसला दिया गया और 3 जज के दूसरे बेंच के द्वारा उसी मामले पर अलग फैसला दिया गया, तो वहां पर फिर संभावनाएं बन जाती हैं कि अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा। लेकिन बीएड वाले मामले को आप ध्यान से देखेंगे तो 11 अगस्त वाला जो मामला था और 29 अगस्त वाला मामला था, वो 2 जज की बेंच के द्वारा फैसला दिया गया और दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन आप मान सकते हैं। लेकिन उसी मामले पर 28 अगस्त का जो फैसला था वो 3 जज के द्वारा फैसला दिया गया और चूंकि वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन था वो 3 जज के द्वारा उस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉर्ट आउट कर दिया गया। इसलिए अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने की जो पात्रता थी इस मुद्दे को लेकर के वो समाप्त हो चुकी है। हालांकि अभी भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इस बात को लेकर के विकल्प रहेगा कि अगर वो चाहते हैं तो इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर ये मुद्दा जाता है तो एक जस्टिस तो बिल्कुल कॉमन रहेंगे, श्री अनिरुद्ध बोस, क्योंकि फैसला चूंकि उनके द्वारा ही दिया गया है 11 अगस्त 2023 वाला और 28 अगस्त 2023 वाला, इसलिए वो भले ही 5 जज की बेंच बैठे लेकिन एक जज उसमें फिक्स हैं। ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस इस मामले को जरूर सुनेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।